ये बड़ा ही अच्छा सुअवसर है कि आयुर्वेद में या बायोमेडिकल साइंस में रिसर्च टॉपिक को किस प्रकार से एथिक्स कमेटी के जो मानदंड हैं, जो उसके आउटलाइंस हैं, जो उसके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद, हम सभी जानते हैं कि हजारों साल पुरानी विधा है और एक नेचुरल साइंस है। ये किसी लेबोरेटरी में नहीं गढ़ी गई है। ये एक ऐसी साइंस है जो प्रकृति बेस्ड है और हजारों साल के नेचुरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड आधारित है। तो स्वयं में रिसर्च बेस्ड है, इतने बड़े लैब बेस्ड है। लेकिन समय के साथ बढ़ते हुए कुछ समय की आवश्यकताएं होती हैं। आज का समय जो बड़ा वैज्ञानिक युग का समय है, तो उसको बहुत सारे वैज्ञानिक मानदंडों पे विज्ञान को कसा जाता है, उसको उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है। एथिक्स कमेटी हमारे हर सभी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में होती है। उसका आप सभी जानते हैं कि उसमें लीगल क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से एक्सपर्ट्स, वो सभी उसके मेंबर होते हैं। क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी इसेंशियलिटी क्या है, वो कितना उपयोगी है समाज के लिए, विषय इसी प्रकार का हमेशा चुनना चाहिए कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, केवल किताबों तक ही सीमित न रह जाए। कोई भी शोध होता है तो बड़े स्तर तक उसको जाना चाहिए, समाज के बड़े वर्ग तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, तभी उसकी उपयोगिता है। और शोध जो है बिल्कुल अनबायस्ड होकर के करना चाहिए। अभी जैसा बताया गया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो रोगी जो आपके प्रोजेक्ट में, या अगर हेल्दी सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो बिना किसी जोर दबाव के अपनी कंसेंट देते हुए, अपनी जो इच्छा से, अपनी सहमति देते हुए आपके प्रोजेक्ट में रजिस्टर होना चाहिए। और ये देखना पूरा आपका काम है या पूरी एथिक्स कमेटी का काम है कि उसके ऊपर कोई रिस्क तो नहीं है। तो रिस्क मिनिमाइजेशन और बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों कंपोनेंट जो है एथिक्स कमेटी को देखने होते हैं। साथ ही साथ उसकी जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अनलेस कि वो किसी फोरम पे रिक्वायर्ड है, वो भी जो अथराइज्ड लोग हैं उन्हीं तक उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक हो सकती है। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट हैं जो एथिक्स कमेटी को देखने होते हैं। मेरा यह मानना है कि समय के साथ बहुत सारे मानदंडों में भी बदलाव आता है। निश्चित रूप से एथिक्स कमेटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स या उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी होंगी। इस वर्कशॉप के माध्यम से निश्चित रूप से हम सबको वो नई जानकारियाँ मिलेंगी और हमारे जो इस कमेटी मेंबर्स हैं वो आने वाले समय में उनका ध्यान रखेंगे। हर्बल इंडस्ट्री या आयुर्वेद इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले 5 सालों में 15 से 20% ग्रोथ जिसका है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैक्सिमम ग्रोथ अगर है तो हर्बल सेक्टर और आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का है। इतने तेज ग्रोथ रेट वाली अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो उसको चारों तरफ से सपोर्ट चाहिए। उसको रिसर्च बेस्ड सपोर्ट भी चाहिए, उसको मार्केट बेस्ड सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सपोर्ट, पॉलिसी बेस्ड सपोर्ट, ये सभी की रिक्वायरमेंट है। और वर्तमान जो सरकार है वो निश्चित रूप से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब आयुष के सभी सिस्टम को राजाश्रय प्राप्त हो रहा है। तो वो राजाश्रय का लाभ लेते हुए, अभी जैसे कहा गया कि 3000 करोड़ रुपया है, तो उसमें सबको प्रयास करना चाहिए। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए
उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करिए और अच्छी एजेंसी जहाँ से फंडिंग हो सकती है वहाँ से उसकी फंडिंग कराइए और क्वालिटी रिसर्च को आगे बढ़ाइए। आप सबको शायद पता होगा कि बहुत साल पहले माशेलकर जी की अध्यक्षता में एक गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कारणों से वो आगे नहीं बढ़ा। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि उसी प्रकार का इस समय इसमें आधुनिक विज्ञान के, मेडिकल साइंस के, रिसर्च के लोग, बेसिक साइंटिस्ट अनुराग वासने जैसे लोग और आयुर्वेद के लोग या जो आयुष की पद्धतियाँ हैं उसके जो एक्सपर्ट्स सब मिल करके इकट्ठा हो करके एक इस प्रकार का स्तरीय शोध होना चाहिए जिसकी की मान्यता पूरे विश्व में हो, सर्वमान्य हो, जिससे इस विधा का इस प्रकार से उपयोगिता बढ़े कि समाज के जन जन तक वो फैल जाए, न केवल देश में बल्कि देश से बाहर भी अनेक देशों में। आप जैसा जानते हैं कि आयुर्वेद अब मोर देन 40 कंट्रीज में ऑफिशियली अलाउड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और दिनों दिन प्रयास होते जा रहे हैं कि ये दायरा और बढ़ेगा। अब ये केवल फूड सप्लीमेंट्स के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी आपको ऑथराइजेशन मिल रहा है। तो और बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और ऑथेंटिक और क्वालिटी वाला रखें, अपने शोध का स्तर बहुत ऊंचा रखें, जिससे कि आने वाले समय में ये जो रिक्वायरमेंट है पूरे देश की, विकसित भारत एट 47 का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपने आयुष सेक्टर से मैक्सिमम सपोर्ट देने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है कि ये 2 दिन की वर्कशॉप है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आपका हृदय से धन्यवाद सर। आपका आयुर्वेद के प्रति समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नाउ